नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में हम पढ़ेंगे यहाँ भाषा, व्याकरण और लिपि। अब देखिए, भाषा, व्याकरण और लिपि बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर एनसीईआरटी एमपी बोर्ड जो है, एनसीईआरटी जहाँ जहाँ चलता है, जिसमें एमपी बोर्ड भी आता है, राजस्थान बोर्ड भी आता है, और भी जहाँ भी ये जो एनसीईआरटी चलता है उनमें भाषा, व्याकरण और लिपि के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपका वन लाइन क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि वन लाइन आपको आंसर देना है, या फिर लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं वो आ सकते हैं, उसमें आपको 4 से 5 लाइनों में उत्तर देना होगा। या फिर ऐसा आएगा कि लिपि क्या होती है, बताइए कौन कौन सी लिपि है, बहुत सारी चीज़ों से जो प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ आज हम जो करने वाले हैं वो है भाषा, व्याकरण और लिपि में सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, उसके कितने तत्व होते हैं, कितने अंग होते हैं, और व्याकरण में कौन कौन सी चीज़ें ली जाती है। व्याकरण के जो अंग होते हैं जिनसे व्याकरण बनती है वो वर्ण है, शब्द है, पद है और वाक्य है और पद विचार है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो वर्ण क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है, और शब्दों के अंदर जो विभक्ति का, वाक्य के अंदर जिन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो पद कहा जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। उसी में व्याकरण के अंतर्गत भी और भी चीज़ें जो दी गई है। अगला आता है हमारा लिपि। अब लिपि क्या होती है कि लिखने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब लिपि हमारे जो भारत देश है उसमें कौन सी लिपि चलती है, अलग अलग देश हैं उनमें कौन कौन सी लिपियां चलती है। तो यहाँ अलग अलग देशों का ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सारा का सारा हम यहाँ हमारी जो भाषा है उस भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है उस लिपि का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि इसमें भाषा, व्याकरण और लिपि को लेकर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन जिस तरह से एमसीक्यू में या फिर वन लाइन आंसर में या फिर लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक में जो भी प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि आपके कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आया हो और हम नहीं, आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है और इसी तरह से हम क्लास को पूरा करेंगे। पहले सारी चीज़ों को हम जितने भी टॉपिक हैं उनको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। ये है भाषा, व्याकरण और लिपि की क्लास। पहला टॉपिक आता है इसमें हमारा भाषा। तो भाषा क्या है? समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में विचार विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, सामने वाले के विचारों को सुनना और अपने विचारों को उसे सुनाना। ये क्या होता है? विचारों का विनिमय, विचार विनिमय करने, अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की, एक सहारे की, एक साधन की आवश्यकता होती है। इस साधन को ही भाषा कहा जाता है। विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। ठीक है। आदिम अवस्था में मानव भाषा के अभाव में केवल संकेतों से ही आपस में विचारों का आदान प्रदान करता होगा। ये एक इमेजिन किया जा रहा है। हजारों वर्षों पूर्व, लाखों वर्षों पूर्व हम लोग नहीं थे। ये आप कह रहे हो कि 2023-24 चल रहा है, तो 2024 नहीं है बच्चों, इससे पहले भी समय निकल चुका था, बहुत हजारों वर्ष निकल चुके थे। पता नहीं वे किस संकेत के आधार पर उन वर्षों की गिनती करते होंगे, लेकिन ये जो ईसवी सदी है या विक्रमी संवत है, तो ये जो कुछ लोगों ने सोचा कि हमें इसकी गणना करनी चाहिए, तो ये बहुत बाद में सोचा है। उससे पहले कई वर्ष बीत चुके हैं, हजारों वर्ष बीत चुके हैं। आदान प्रदान करता होगा। धीरे धीरे मानव विकास के साथ ही भाषा का भी विकास हुआ। धीरे धीरे उसने सोचा कि मुझे बोलने के लिए, आपस में बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ऐसे ही उसने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। आगे देखिए बच्चों, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि मानव विकास का इतिहास भाषा के विकास को निरूपित कर देता है। अपने हृदयगत भावों को वाणी के रूप में सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। मौखिक रूप में, लिखित रूप में तो वो लिखित है, अब वो भाषा का रूप है, उसका तो संकेत दे दिया है, लेकिन उनको उच्चारित क्या करते हैं, कैसे, आप समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा अ, अब अ को आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? अ को ऐसा ही बनाया, और इसको ही अ क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी में अ इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनकी भाषा के संकेत है।
क्या है, वो उनकी भाषा के संकेत है और ये हमारी भाषा के संकेत है। कहीं कहीं पर जैसे चाइना में कुछ ऐसा बनाया जाता है, ये क्या है, वो उनके संकेत है, उन्होंने अपने संकेत बनाए हैं। तमिल में कुछ ऐसा संकेत है, ऐसे इस तरह से, मुझे लिखनी नहीं आती, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। और भी भाषा है, जैसे हमारे यहाँ सिख भाषा है, पंजाबी भाषा है, उसमें भी अलग अलग संकेत आते हैं। हमारे यहाँ पे तेलुगु भाषा है, मलयालम भाषा है, उनमें भी अलग अलग संकेत आते हैं। यहाँ रूसी, चाइना, फ्रांस, जापान, इनके अलग अलग पता नहीं कौन कौन से संकेत है। तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग भाषाओं के अलग अलग संकेत बनाए हैं। स्पेनिश, जापानी, रूस, जर्मन, कई भाषाएं हैं, उनके सबके अलग अलग संकेत हैं। वैसे ही हमारे हिंदी भाषा में भी संकेत आया है अ। तो उन्होंने, हमारे जो आदि मानव थे, हमारे यहाँ के जो आदि मानव थे, उन्होंने इस भाषा के संकेतों को इस तरह से पढ़ा और उसका उच्चारण दिया है अ। क्या दिया है, अ को अ ही पढ़ना है। अब देखिए कितना दिमाग लगाया होगा, कितनी बुद्धि लगाई होगी कि स्वर बनाए हैं, स्वर के बाद में व्यंजन बनाए, व्यंजनों के साथ स्वर जोड़े हैं। कितना दिमाग लगाया होगा, हमारे पास है क्या इतना दिमाग? बिल्कुल नहीं, हम सोच ही नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति का क्या है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निकली है। तो सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, यानी कि भाष धातु का अर्थ है कि भाष व्यक्तानाम वाची, कि भाष का मतलब होता है बोलना, व्यक्त करना, उच्चारित करना, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब आती है हमारी परिभाषा कि व्यक्त वाणी के रूप में, व्यक्त का मतलब अभिव्यक्त, जो आपने बोला है, यानी कि बोलने वाली, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोलने वाली, बोलने वाली। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, अभिव्यक्ति का मतलब जिसको प्रस्तुत किया जाता है, बोलकर हम किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, उसे क्या बोलते हैं, अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति, कि हम अपने विचारों को, मैं अपने विचारों को आपके सामने अभिव्यक्त कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, है ना, मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ये क्या है, भाषा। और कैसा माध्यम है मेरा, ये कौन सा माध्यम है, मौखिक माध्यम है, क्योंकि मैं आपको मौखिक माध्यम में बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर भी आपको लिखित माध्यम दिखाई दे रहा है, जो मैं बोल रही हूँ उसका लिखित रूप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम जो मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं वो लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है वो विशाल होता है, उसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का जो एरिया होता है, जिसका क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, ठीक है ना। तो व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के आप कई परिभाषा देख रहे हो। वास्तव में हम इस अनुभव के अभ्यस्त हो चुके हैं कि वक्ता और श्रोता वर्णमय या ध्वन्यात्मक भाषा द्वारा विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे के अभिप्राय को समझते हैं। अतः हम भावाभ अभिव्यक्ति के सभी साधनों का सामान्य रूप से भाषा कह सकते हैं। सभी साधनों को सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं? भाषा कह सकते हैं। क्या बोला है यहाँ पर कि जो वक्ता और श्रोता होता है, वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला। वक्ता किसे कहते हैं? कहने वाले को, कहने वाले को, और श्रोता सुनने वाले को, सुनने वाला। वर्णमय यानी कि वर्ण के साथ, वर्णमय, वर्ण के साथ, ध्वनि आवाज के साथ, वर्ण का उच्चारण आवाज के साथ में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा द्वारा विचार विनिमय करते हैं और एक दूसरे के अभिप्राय को समझते हैं। अभिप्राय यानी कि एक दूसरे के कहने के भाव को। अभिप्राय क्या होता है? कहने का भाव। अभिप्राय यानी कि कहने का भाव, कहने के भाव को समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। अतः हम भाव अभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह सकते हैं। आप भाव, अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने भावों को बताने का जो तरीका है वही क्या है? भाषा है। चाहे आप जापानी बोल रहे हो, चाहे आप चाइनीज़ बोल रहे हो, चाहे आप तेलुगु बोल रहे हो, चाहे आप मराठी बोल रहे हो, चाहे आप पंजाबी बोल रहे हो, चाहे आप अंग्रेजी बोल रहे हो, ब्रज भाषा बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, मारवाड़ी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी साधन है वो क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। अब चलते बच्चों, देखिए इस प्रकार भाषा के दो रूप है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि तीसरा रूप और है, और वो क्या है? सांकेतिक भाषा। क्योंकि सबसे पहले जो भाषा थी वो कौन सी थी? सांकेतिक भाषा थी, जो आदि मानव के लिए कही जाती है। तो मुख्यतः भाषा के दो रूप ही माने गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोलकर, जहाँ पर आप बोलकर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हो वो मौखिक भाषा है, और जहाँ लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हो वो लिखित भाषा है। आगे चलते बच्चों, देखिए पहला आता है यहाँ हमारा मौखिक भाषा।
कि मौखिक भाषा क्या है, जो बोलकर अभिव्यक्त की जाती है, ठीक है ना। क्या लिखा है कि साधारणतया बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं। बोलचाल, जैसे नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। यहाँ नेताजी का भाषण कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जो बोलकर अभिव्यक्त की जाती है। तो भाषण क्या होता है? एक प्रकार से मौखिक भाषा का रूप होता है। आगे देखिए बच्चों, लिखित भाषा यहाँ आता है जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर, अब आप कहो कि निश्चित चिन्ह और ध्वनि संकेत क्या है? जैसे मैंने बोला आम, तो आम अब कैसे लिखते हैं? हम तो आम ऐसे लिखते हैं। हो सकता है अंग्रेजी में आम को ऐसे लिखते हैं और इसको उच्चारित भी अलग करते हैं। आम का ये रूप अलग है, ये रूप अलग है। और संस्कृत में लिखते हैं आमरम लिखते हैं, ठीक है। रसाल भी लिखते हैं, इसे रसाल लिखते हैं। तो जो आप बोल रहे हो वो संकेत है कि र ऐसे लिखा जाता है, स ऐसे लिखा जाता है, एम ऐसे लिखा जाता है, आ म ऐसे लिखा जाता है, म ऐसे लिखा जाता है। आ बोला है तो अ के अंदर आ की जो स्वर की मात्रा है वो ऐसे लिखी जाती है। तो ये जो संकेतों का रूप है, यानी कि हमने जो बोला है उन बोलने के द्वारा, यानी कि हमारी जो बोली है उन बोली के माध्यम से हमने जो जिस वर्ण के उच्चारण का एक संकेत बनाया है कि हमने अ लिखा है तो अ का संकेत यह होगा। हमने ब लिखा है, ब बोला है तो ब का संकेत ये होगा। मैंने क बोला है, क का संकेत ये होगा। हो सकता है हम ऐसे कर लेते, क्या पता हमारे जो आदि पुरुष थे, जो आदि मानव थे, वो क को लिख लेते ऐसा, च को लिख लेते ऐसा, ट को लिख लेते ऐसा, तो क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन हमारे यहाँ पर संकेत फिक्स है। हर भाषा के संकेत फिक्स होते हैं। उन संकेतों के माध्यम से हमें उस उच्चारित भाषा को संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त करना है, संकेत बनाने हैं कि हमें संकेत फटाफट लिखने हैं कि इसका ये संकेत है, इसका ये संकेत है, इसका ये संकेत है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि x = 1 एंड y = 2 एंड z = 4, ऐसे लिख लिया। अब फिर उसके बाद आपको क्या बोल दिया, x + y + z = वो लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या लगाएंगे 1, प्लस y की जगह क्या लगाएंगे 2, प्लस z की जगह क्या लिखाएंगे 4, और उसके बाद में इसको प्लस करेंगे तो 3 और 4 कितने हो गए 7। तो ऐसे ही करेंगे ना। आपने क्या करा, आपको संकेत दे दिए कि x का संकेत हो गया 1, y का संकेत हो गया 2, यानी कि x को आप 1 मान लीजिए, y को आप 2 मान लीजिए, z को आप 3 मान लीजिए। फिर इनको जब मैंने बोल दिया है कि x + y + z, तो आप इनकी जगह आपको मान कर करना है। तो यहाँ पर भी आपको मान कर करना है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर भी आपको मान कर ही करना है कि ये माना गया कि क को ऐसा लिखा जाएगा, अ को ऐसा लिखा जाएगा, 1 ऐसा होगा, 2 ऐसा होगा। ये गणितीय पद्धति हो गई है। यहाँ पर हम र ऐसा बनाएंगे, म ऐसा बनाएंगे और ल ऐसा बनाएंगे। संकेत दे दिए हैं तो उन संकेत के आधार पर हम उसे लेखबद्ध करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक है, कि क्या लिखा है कि जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, इसके लिए वे भाषा के निश्चित चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, अतः यह लिखित भाषा है। ठीक है, आगे चलते बच्चों। अब आता है मौखिक व लिखित भाषा में क्या अंतर है। कि मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित रूप में बड़े बड़े होते हैं। जैसे कादम्बरी ग्रंथ में एक एक पृष्ठ के वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। स्वाभाविक, मौखिक भाषा कैसी होती है, स्वाभाविक होती है, स्वभाव से उत्पन्न होती है। आपको जो बोलना फटाफट निकलता जाता है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना तो जैसा हम बोलते हैं ना वैसा नहीं लिख पाते हैं, कृत्रिम होती है। इसे हमें बनाना पड़ता है कि हमें लिखते समय किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे आदर्श वचनों का प्रयोग करना है, ऐसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है और जबकि लिखित रूप में नहीं होता है, केवल लेखक सतर्क होकर लिखता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, आप स्वाभाविक रूप से कुछ भी लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे फटाफट। आपने अपनी बोलचाल की भाषा को भी यूज में ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लिखने में क्या मैं कोई दिक्कत, क्या परेशानी, कुछ भी लिख सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे एक ही शब्द लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं अति कर देती हूँ, शब्द की अति कर देती हूँ, वो अशुद्धि आ जाएगी, वाक्य में अशुद्धि हो जाएगी और अशुद्धि को हम नहीं लिख सकते। ठीक है ना, आगे देखिए, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, हम इसे बदल सकते हैं, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है क्योंकि हर बार मौलिकता है।
मौलिकता यानी कि नए नए शब्द होते हैं। और लिखित भाषा ऐसी होती है जिसमें कोई मौलिकता नहीं होती है, कोई नयापन नहीं होता है, आप उसे रट रटा के लिख सकते हो, आप उसे रटा रटाया कहीं से देखकर लिख सकते हो। जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त होती है। भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, जिस पर हम यहाँ विचार करेंगे। पहला है मूल भाषा। अब भाषा कौन कौन सी होती है? मूल भाषा। आज विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक ही भाषा रही होगी, ठीक है। अब इतनी सारी भाषाएं बोली जा रही है, तो क्या बोलने के साथ ही एक भाषा कोई होगी? क्या किसी व्यक्ति ने एक बार कोई संकेत बनाए होंगे, उस संकेतों के आधार पर फिर भाषा बोली जाने लगी होगी? चाहे अभी हमें उसका ज्ञान नहीं है, किंतु भाषा के परिवार वर्गीकरण में लगभग इस 10 भाषाओं को मान्यता दी जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय भाषा है। भारतीय भाषाओं की मूल भाषा कौन सी है? भारोपीय भाषा कही जाती है, जिसमें भारत की, हमारे देश में, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं का जो 22 भाषा और बोलियां और उपबोलियां जो है, भाषा विभाषा उपभाषा जो भी है, उन सभी का जो उत्पन्न केंद्र बोल सकते हैं या उनकी जननी बोल सकते हैं, वो भारोपीय भाषा है। तो भारोपीय क्या है? आर्य भाषाओं की है। जो आर्य सबसे पहले यहाँ आए थे, भारोपीय भाषा थी उनकी, और भारोपीय भाषा से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी। विभाषा, मूल भाषा तो कौन सी है? भारोपीय भाषा हो गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या ले लिया है हमने? मूल भाषा को ले लिया है, भारोपीय भाषा। उसके बाद कौन सी आई है? विभाषा के प्रांतीय और उपप्रांतीय भाषा आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहा जाता है, और इन भाषाओं में शासन का कार्य संचालन भी होता है, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी। तो ये जो प्रांतीय भाषा है, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, है ना, ये सब भाषा कौन सी? ये सब भाषा कौन सी कहलाएगी? ये विभाषा कहलाएगी। तो विभाषा में कौन सी आ गई? हम एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे पंजाबी, ठीक है। अब चलता है यहाँ पर अगली भाषा, बोली। अब प्रांतीय भाषा हो गई है, जैसे हमने बोल दिया है यहाँ पर राजस्थानी भी भाषा थी एक, ठीक है। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? राजस्थानी भी लिख लेते हैं एक, कि पहले भारोपीय भाषा आ गई, दूसरी हमारी राजस्थानी भाषा आ गई, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। अब हमारी आती है बोली, कि प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली, कि बोली को आप प्रांतीय कागजों में प्रयुक्त नहीं कर सकते हो। आप जब लिखने बैठोगे तो आप अपनी बोली को नहीं लिख सकते हो। जैसे राजस्थान में कई बोली बोली जाती है, कौन कौन सी बोली जाती है? वहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है, शेखावाटी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है ना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है। ऐसे अलग अलग बोलियों में आप शासन के कार्य, यानी कि कोई एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हो, कोई लेटर नहीं लिख सकते हो, कोई फॉर्म नहीं भर सकते हो। जो आपकी एक भाषा है जिसको राजभाषा कहा गया है, उसी भाषा में आप लिखोगे, ठीक है। तो हमारी प्रांतीय भाषा कौन सी होगी? जो राजस्थानी तो होगी नहीं, या आपकी मैथिली बघेली तो होगी नहीं। तो उत्तर भारत की तरफ जो जिन भाषाओं का समर्थन दिया गया है, वो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में ही आपको सारे कार्य करने हैं, या फिर एक भाषा है अंग्रेजी भाषा, या फिर अंग्रेजी भाषा में करिए, ठीक है। क्या कहा है कि प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती है, उन भाषाओं को बोली कहा जाता है। अब देखिए, साहित्यिक रचनाएं, हिंदी में साहित्य की रचना किन किन में हुई है? साहित्यिक खड़ी बोली में हुई है, अवधी भाषा में हुई है, ब्रज भाषा में हुई है, हिंदी भाषा में हुई है, ठेठ हिंदी भाषा में हुई है, राजस्थानी भाषा में हुई है, डिंगल पिंगल में हुई है, प्राकृत अपभ्रंश में हुई है, गुजराती में देखिए, मराठी में देखिए, तेलुगु में देखिए। तो जितनी भी बोलियां हैं उनमें सब में साहित्य की रचना हुई है। उन्हें क्या बोलते हैं? कि जिनमें साहित्य की रचना होती है उनमें क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं उन सबको। जैसे मगही, भोजपुरी, मालवी और ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, बहुत सारी भाषा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया है? भारोपीय भाषा हो गई। उसके बाद में हमारी प्रांतीय भाषा, यानी कि हमारी जो मूल भाषा कौन सी है? भारोपीय। उसके बाद विभाषा, यानी कि हमारी जो प्रांतीय भाषा है उनको विभाषा कहते हैं। उसके बाद बोली आ गई, जिसमें शासन कार्य नहीं होता है। अब देखिए, आती है उपबोली। बोली देख ली हम लोगों ने, अब देखते हैं उपबोली, कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा में अंतर होता है। एक व्यक्ति कैसी भाषा बोल रहा है, दूसरा कैसी भाषा बोल रहा है, तो उसमें अंतर होता है। उसे क्या बोलते हैं? उपबोली। यानी कि उसके बिल्कुल एरिया वाइज,
एरिया के अकॉर्डिंग बटी हुई है। यानी कि बोली तो वो होती है कि उसके क्षेत्र में बटी हुई होती है, एक मंडल में बटी हुई होती है, और जो उपबोली है वो तो और भी ज़्यादा, यानी कि एक गांव की भाषा दूसरे गांव की भाषा से मैच नहीं खाती है, एक मोहल्ले की भाषा दूसरे मोहल्ले की भाषा से मैच नहीं खा रही है, या एक बड़े कस्बे की भाषा दूसरे कस्बे की भाषा से मेल नहीं खाती, तो वो क्या हो जाती है, उपबोलियाँ। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने पर उपबोली बनती है, कि एक व्यक्ति जो भाषा बोल रहा है वो एक समूह बोल रहा है, एक समूह, तो वो जो समूह बोल रहा है उसे क्या बोलते हैं, बोली। उससे बोली और विभाषा की सृष्टि होती है। आगे देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम भाषा की इकाइयाँ। तो भाषा की इकाइयाँ निम्न प्रकार है। कौन कौन सी है? पहली है ध्वनि। कि भाषा की इकाई क्या है? कि भाषा क्या है? एक प्रकार की ध्वनि, आवाज, जो आवाज निकलती है हमारे मुंह से, ध्वनि निकलती है, एक इकाई, एक ध्वनि, वही भाषा है। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है, और भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। मौखिक रूप में तो ध्वनि का ही प्रयोग हो रहा है, और ध्वनि क्या है? एक प्रकार का वर्ण है, यानी कि वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे भाषा बोलते हैं। तो भाषा की एक पहली इकाई कौन सी? ध्वनि, यानी कि ध्वनि के टुकड़े अब नहीं हो सकते। अ के टुकड़े अब हो ही नहीं सकते। आ के टुकड़े अ हो सकता है, लेकिन स्वर के टुकड़े हो ही नहीं सकते, तो स्वर से ही हम भाषा को बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, दूसरा है वर्ण। वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चारित होता है। अब ध्वनि के बाद क्या आता है? वर्ण, यानी कि आपने तो जो ध्वनि निकाली है वह वर्ण बन गई है। क्या बन गई है? वर्ण बन गई है। अ बोलते ही एक वर्ण का निर्माण हो गया है। क के अंदर क्या हुआ है? अ और क दोनों है, तो दोनों का वर्ण का निर्माण हुआ है। यानी कि आपने अ और क की दोनों की ध्वनि लाई है, जब जाके आपका वर्ण बना है। ठीक है ना, तो वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुंह से उच्चारित होती है, और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए शब्द। अब क्या होता है? वर्णों, यहाँ आ जाएगा वर्णों। अब ये तो क्या है? हमारी ध्वनि, ध्वनि से हमारा बना वर्ण। अब वर्णों के सार्थक समूह से बना है हमारा शब्द। अब शब्द के सार्थक समूह से बना है हमारा वाक्य। तो ये 4 इकाइयां होती है भाषा की: ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, शब्द विचार, वर्ण विचार ही आते हैं। वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, तो शब्द की उत्पत्ति भी होती है, वाक्य की उत्पत्ति भी होती है। शब्द किसे बोलते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कैसे? जैसे क, म, ल, कमल बन गया। ठीक है, जैसे हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तब आपको पता है, मैंने ये बहुत ही डिटेल में बताया था आप सबको। आगे देखिए बच्चों, पद। कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युद्ध को पद कहते हैं। विभक्ति कैसे? विभक्ति कैसे आ गई? जैसे क्या हो गया है? मैंने यहाँ पर लिखा र और अ, यहाँ आ गया। जैसे मैंने यहाँ लिखा र आ प्लस म, ये हो गया राम। अब राम के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कमल। राम मोहन, म प्लस ओ प्लस ह प्लस न, ये हो गया मोहन। अब राम और मोहन क्या है पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ हमने लिखा है का। ये जो का है ये पद है, ये पद बता रहा है कि ये क्या है? भाई है। तो एक संज्ञा, मतलब 2 संज्ञा दे रखी है और 2 संज्ञाओं का संबंध बता रहा है कि राम मोहन का भाई है, तो ये क्या है? पद, जो यहाँ पर विभक्ति बताई जा रही है। जैसे राम ने रावण को बाण से और मारा, तो क्या हो गया? ये पद हो गए। तो बाण से और मारा, ये क्या हो गए? है पद। ये तो हो गए हमारे संज्ञा, और ये है पद। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो बाण से मारा क्या हो गया? राम और रावण तो क्या हो गए? हमारे संज्ञा हो गई है, और यहाँ पर ये बाण से और मारा, ये क्या हो गया? हमारा पद हो गया। तो पद क्या? विभक्ति बताता है। अगला आता है वाक्य। शब्दों के मेल से अब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, तो वह शब्द समूह यानी कि वाक्य कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह पुस्तक, अलग अलग शब्द हो गए। एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, और एक शब्द ये हो गया। तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। शब्दों के संयोजन से शब्द बनता है, और एक सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ निकलना होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब आती है हमारी व्याकरण। भाषा देख ली,
अगर किसी भाषा में व्याकरणिक अर्थों को, व्याकरणिक अंगों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वो भाषा शुद्ध नहीं है। तो भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों, जिसमें वर्ण, शब्द, पद और वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। आशय यह है कि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है और इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप में लिखे जाने पर उसे व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। कि अगर आपने व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए और फिर उसके मानक रूप को स्थापित करने के लिए जिस तरह से शब्द रचना की है वही व्याकरण है और उसे ही व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब व्याकरण की परिभाषा, कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब है कि आप यदि इसमें अगर कोई गुण दोषों के बारे में बता रहे हो, व्याकरण सही है, क्या ये शब्द सार्थक है, क्या ये शब्द उस अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं जिस तरह से ये बोला गया है या लिखा गया है, तो वो क्या हो जाता है व्याकरण। कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना। आशय यह है, यहाँ आ जाएगा आशय। आशय यह है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, देखिए कैसे, कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध करने, शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के लिए नियमों का ज्ञान करवाता है। एक परिभाषा तो ये हो गई हमारी कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है कि हमें कैसे लिखनी चाहिए और कैसे बोलनी चाहिए, वो क्या होती है व्याकरण। आप अंग्रेजी में भी व्याकरण पढ़िए, आप संस्कृत में भी व्याकरण पढ़िए, आप हिंदी में भी व्याकरण पढ़िए, आपको लिखने का तरीका बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, विभक्तियों का प्रयोग आपको कैसे करना है। ठीक है, वस्तुतः व्याकरण से नियमों में स्थिरता आती है। नियमों की स्थिरता में भाषा भी में एक प्रकार की मानकता स्थापित होती है। यही मानकता भाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान करती है। परिनिष्ठित यानी कि शुद्ध, एकदम शुद्ध रूप प्रदान करती है। अतः व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य, शिष्ट सम्मत यानी कि शिष्टाचार युक्त एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। व्याकरण से लिखा गया कोई लेख है तो वो स्थायी रहेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। आगे देखिए बच्चों, व्याकरण के अंग, भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं और वर्णों, यहाँ है वर्णों, वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं और इनसे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग है। व्याकरण के कितने अंग है? 4 अंग आपको ध्यान में रखना है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब आते हैं हम इनकी तरफ कि वर्ण विचार क्या होता है। इसके अंतर्गत वर्णों से क्या लिखाया है, वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। जैसे कैसे, हमने यहां लिखा है आसमान, आसमान लिखा है, अ लिखा है, आ लिखा है, स लिखा है, प्लस अ आया है, प्लस म आया है, प्लस यहाँ पर आ आया है और प्लस न आया है और प्लस अ आया है, जब जाके हमारा ये शब्द बना है आसमान। तो क्या कह रहे हैं, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उनका आकार बड़ा है या छोटा है, आपके वर्ण है यानी कि स्वर है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व है या दीर्घ है, जो भी रूप है, उसके आकार, उसके वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि छोटा है या बड़ा है, तथा उनके मेल से। अब मेल कैसा होगा, यानी कि मैंने म के अंदर आ को मिला दिया तो ये क्या बन गया है, माँ बन गया है। मैं म के अंदर न को नहीं मिला सकती हूँ, म के अंदर मैं
न को नहीं मिला सकती हूँ, उनको मैं जोड़ नहीं सकती हूँ। ये आधा म आधा न, ये कोई शब्द नहीं बनता है, ये कोई वर्ण अक्षर नहीं बनता है। हमारा अक्षर यहाँ बना है जिसमें म को अ के साथ में मैंने जोड़ा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उसके आकार, उसका उच्चारण, तो उच्चारण भी होना चाहिए। म का उच्चारण नहीं होता है, व्यंजन का कोई उच्चारण नहीं होता है, इसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जब मैंने माँ बोला है, क्या बोला है, माँ बोला है, तो उच्चारण वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि दोनों को बांट दिया तथा उनके मेल से शब्द प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। शब्द प्रक्रिया, तो मैंने यहाँ पर इनको मिलाया और मिलाने के बाद में हमारा क्या शब्द निकल कर आया था, ये आसमान। तो ऐसा होता है ये वर्ण विचार। अब आता है शब्द विचार। इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख होता है। अब देखिए, शब्द की जो उत्पत्ति है वो कई तरीके से हुई है। रूढ़ तरीके से हुई है, यानी कि ध्वनि के आधार पर हुई है, रचना के आधार पर हुई है और व्युत्पत्ति के आधार पर हुई है। तो हम यहाँ पर हमारे जो शब्द आएंगे वो क्या आएंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर आएंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए, हम शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 4। पहला होता है हमारा तत्सम, दूसरा होता है हमारा तद्भव, और तीसरा होता है हमारा देशज, चौथा होता है हमारा विदेशी। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से यथावत आ जाते हैं। तद्भव वे होते हैं जो बोलचाल की भाषा के होते हैं, बोलचाल नहीं, जो हिंदी के रूपांतरण रूप है। देशज वे होते हैं जो बोलचाल की भाषा के होते हैं। विदेशी जो होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर के लोग जो आकर यहाँ रहने लग गए हैं और उन शब्दों को हिंदी भाषा ने समाहित कर लिया है अपने आप में, हिंदी भाषा ने उन्हें अपना कर अपने साथ रख लिया है, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। तीसरा है हमारा यहाँ पर पद विचार। इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का वर्णन होता है, यानी कि विभक्ति का ज्ञान होता है। विभक्ति ही पद है जिसमें विभक्ति का पता चलता है। अब देखिए आता है हमारा वाक्य विचार। अब वाक्य विचार क्या है, देखिए हमने वर्ण विचार पढ़ लिया, शब्द विचार पढ़ लिया, फिर पद पढ़ा है, ठीक है। छोटे छोटे पदों से मिलकर एक वाक्य बनता है। अब वाक्य क्या है कि इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद के वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, है ना। वाक्यों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अन्वय, उसके कैसे टुकड़े किए जाते हैं वाक्य के। विश्लेषण, उसका संश्लेषण, विश्लेषण यानी व्याकरणिक दृष्टि से क्या वो सही है, संश्लेषण क्या वो शुद्ध है। उसके बाद रचना अवयव, कैसे रचित किया गया है, क्रिया को कहाँ रखा गया है, कर्ता को कहाँ रखा है, विभक्तियों को कहाँ रखा है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना क्या कहलाता है, वाक्य विचार। तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है वाक्य विचार में। आगे चलते बच्चों, देखिए अब आती है हमारे यहाँ पर लिपि। लिपि क्या होती है, लिपि होती है लिखने का तरीका। आप कैसे लिख रहे हो, आप इस तरह से लिख रहे हो या फिर यहां से शुरू कर रहे हो, मतलब आप बाएं से दाएं लिख रहे हो या दाएं से बाएं लिख रहे हो, वो होती है लिपि, लिपि का नाम, ठीक है। तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि, आपने लिखा है, अ लिखा है, म लिखा है, र लिखा है, फिर क लिखा है, म लिखा है, ल लिखा है, तो ये हो गया है, ये लिपि है। लिखने का जो तरीका होता है, लिखित ध्वनि संकेतों को, ध्वनि को आपने लिखा है संकेतों के माध्यम से, वो क्या है, लिपि। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो देख लीजिए, हिंदी की कौन सी है, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि और उर्दू की फारसी लिपि, पंजाबी की है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में होता है। देवनागरी का प्राकृत, अपभ्रंश यानी कोंकणी भी नहीं, देखिए इनमें तो होता ही है, साथ ही उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में, सारी की सारी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। जैसे आप मगही देखिए, ब्रजही देखिए या मैथिली देखिए, इनमें सब में देवनागरी लिपि, ये वही शब्दों का वही स्वर व्यंजन का प्रयोग करके इधर उधर उलट फेर करके और फिर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी, इसका नाम क्या है, देवनागरी। आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। आगे देखिए, भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी, पहले थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि।
इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। अशोक के काल में थी ये, ठीक है। इनमें से जो ब्राह्मी लिपि है उसका ही रूप आता है हमारा देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि की जो जननी कही जाएगी वो कौन सी कही जाएगी? ब्राह्मी लिपि कही जाएगी। अब देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं कई बार पूछी जाती है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देखिए ये ध्यान में रखनी है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है कि जैसा उच्चारण करते हैं वैसी लिखी जा रही है। अंग्रेजी के जैसे साइलेंट नहीं होते हैं कोई वर्ड्स, इसके अंदर कोई अल्फाबेट साइलेंट नहीं होते हैं, सब कुछ जो लिखा जाता है वो उच्चारित किया जाता है, जो उच्चारित किया जाता है वो सारा लिखा जाता है। चाहे आधे वर्ण उच्चारित किए जाते हैं तो आधे भी लिखे जाते हैं, आधे लिखे जाते हैं तो उन्हें उच्चारित भी किया जाता है, ठीक है ना। संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त होता है। किसमें होता है? स्वर और व्यंजन में। एक वर्ण के वर्णों का उच्चारण एक साथ होता है, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक साथ हो जाए। जैसे क वर्ग का, च वर्ग का तो क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, रुक गए, ट ठ ड ढ न, रुक गए, त थ द ध न। तो एक वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण है वो एक साथ होता है। आगे देखिए, इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। इसकी ध्वनियों में आप किसी भी भाषा को इसमें उच्चारित कर सकते हो। शिरोरेखा, शिरोरेखा कौन सी होती है? ये वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? शिरोरेखा। शिरोरेखा का प्रयोग होता है ऐसे, ये क्या है? शिरोरेखा, इनका प्रयोग होता है। उच्चारित वर्ण ही लिखे जाते हैं, जो आपने उच्चारण कराए ना वही लिखोगे। क लिखा है तो क ही लिखोगे, म लिखा है तो म ही लिखोगे, मे लिखा है तो मे, ने लिखा है तो ने, ची लिखा है तो ची, ऐसे शिरोरेखा लगा के लिखोगे। अनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक पृथक चिन्ह है। अनुनासिक के लिए कहीं पर आपने ये लगा दिया, कहीं पर म लगा दिया, कहीं पर चंद्र बिंदु लगा दिया, कहीं पर ये लगा दिया, ठीक है, अलग अलग उसके चिन्ह हैं। इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है और मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है कि जब आप व्यंजन लिख रहे हो तो उसमें स्वर मात्रा के रूप में लगाओगे। ऐसा नहीं है तो क में छोटी ई की मात्रा लगानी है तो आप ऐसे लिख दोगे तो आपका जो मात्रा बन गया, ऐसा नहीं है, आप उसको ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। अक्षरों में सुडौलता है तथा वर्ण गोलाई से युक्त होते हैं। गोलाई से, गोलाई कैसे? ये क, ये ड, ये च, ऐसे गोल 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 करके यूज किए जाते हैं। और वर्गों की स्पष्टता है, यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। कैसी है? वैज्ञानिकता है। अब आते बच्चों हमारे यहाँ पर प्रश्नोत्तर। जब तक हम प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कि पहला प्रश्न हमारा आता है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है? संकेत, भाषा, शब्द या ध्वनि? क्या है? भाषा। दूसरा है, मौखिक भाषा की विशेषता क्या है? कि स्वाभाविक होती है, बिल्कुल। वाक्य छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल। परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल, ये भी है। इसका मतलब ये जो घ उत्तर है उपयुक्त सभी ये सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे बोलते हैं? सबसे छोटी वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? केवल ध्वनि, केवल वाक्य विन्यासों को, केवल संकेतों को, केवल शाब्दिक उच्चारण का। मौखिक रूप से क्या उच्चारित होता है? केवल और केवल ध्वनि उच्चारित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्याकरण की आवश्यकता रहती है। क्यों रहती है? भाषा का शुद्ध रूप बनाने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप में बनाने के लिए, भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन के लिए। यह उपयुक्त सभी उत्तर आएगा। ये तीनों ही चीजों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा का शरीर शास्त्र है। क्या है? काव्य शास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान या शोध ग्रंथ। व्याकरण, कि व्याकरण के अनुसार आप शब्द वर्णों को रखोगे, शब्दों को रखोगे। यानी कि शरीर कैसा होता है कि हाथ यहाँ होने चाहिए, ये काम करेगा, आंखें देखने का काम करेगी, कान सुनने के काम करेंगे। ऐसे ही व्याकरण में आपका कर्ता क्या है, क्रिया कहाँ रहेगी, आपकी जो विभक्ति है वो कहाँ रहेंगे। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? व्याकरण डिसाइड करता है। आगे देखिए बच्चों, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है? यहाँ पर लिपि कहलाती है। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है? विभक्ति युक्त शब्द
पद कहलाता है जिसमें विभक्ति होती है। अब आते हैं हमारे वन लाइन आंसर यानी कि छोटे क्वेश्चन आंसर। भाषा की परिभाषा लिखिए कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। दोनों लिख सकते हो कि विचारों के आदान प्रदान, यहां लिख सकते हैं कि विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कितने रूप है? भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। तीसरा क्वेश्चन है, विभाषा से क्या आशय है? कि प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण होता है जिससे भाषा का रूप निर्मित होता है, विभाषा है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी। तो क्या हुआ था देखिए बच्चों, एक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले आर्य आए और आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? भारोपीय भाषा। उसके बाद आ गई हमारी विभाषा आ गई। कौन सी? विभाषा। तो ये तो हो गई हमारी भाषा, और उसके बाद आ गई हमारी विभाषा। और विभाषा जैसे कौन सी हो गई है? राजस्थानी या कोई भी, या फिर कोई भी, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, भोजपुरी लिख सकते हो। उसके बाद आ गई हमारी उपभाषा, यहाँ पर आ गई उपभाषा या उपबोली। बोली आ जाएगी, सॉरी उपभाषा नहीं आएगी, बोली आएगी, बोली। अब बोली देखिए, राजस्थानी में बोली आप लगाएंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मेवाड़ी। कौन सी? मेवाड़ी, मेवाड़ी बोली। तो मेवाड़ी बोली में तो आप डॉक्यूमेंट नहीं लिखेंगे, मेवाड़ी बोली में आप एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, मेवाड़ी बोली में कोई फॉर्म फिल नहीं करेंगे, या फिर कोई आपको पत्र भेजना है या कोई डिटेल मांगनी है तो उसके लिए आप मेवाड़ी बोली में तो नहीं करेंगे। तो जो बोली होती है उसमें राज कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन आप विभाषा में राज कार्य कर सकते हैं और भाषा में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विभाषा हिंदी भी हो गई है, हमारी हिंदी भी है। ठीक है। आगे आता है यहाँ पर उपबोली। ये क्या हो जाती है? हमारी उपबोली। और उपबोली बिल्कुल मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में। और मेवाड़ क्षेत्र क्या? एक मंडल, एक मंडल को रिप्रेजेंट करता है। अब मेवाड़ क्षेत्र में भी मेवाड़ी भी अलग अलग प्रकार की जो मेवाड़ी बोली जाती है वो उपबोली बोली जाती है। तो इस तरह से कितने रूप हो गए? भाषा हो गई है, विभाषा हो गई है, बोली हो गई और उपबोली हो गई है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? व्याकरण करता है। व्याकरण बताता है, व्याकरण शरीर का निर्माण करता है। वाक्य के शरीर का निर्माण कौन करता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है। तो भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण व्याकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिपि की परिभाषा दीजिए। या लिपि, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि को। और लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाओं का नाम लिखिए। तो कौन कौन सी हो गई? देखिए, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। इतनी लिख लोगे तो भी बहुत है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण भी लिखना है आपको, इसके अलावा भी दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण की परिभाषा लिखिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। आपको भाषा को कैसे लिखना है, भाषा को कैसे बोलना है, ये ज्ञान कौन करवाता है? व्याकरण। तो व्याकरण एक तरह का शरीर शास्त्र कहा जाता है भाषा का। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, लिखित भाषा से क्या आशय है? जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं किस परिवार से संबंधित है? भारोपीय परिवार से। सबको पता अच्छे से कि आधुनिक भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं उनका संबंध कौन सी आर्य भाषाओं से है? भारोपीय परिवार की भाषा से है।
क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग कब होता है? स्वर और व्यंजनों के संयोग से, कि स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो व्यंजन के अंदर स्वर मात्रा के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि भाषा का विकास, भाषा का प्रमुख साधन क्या है भाषा विकास का? तो क्या है? लिपि। अगर आप लिखते जाएंगे तो आपकी जो भाषा है वो विकसित होती जाएगी। कैसी होती जाएगी? विकसित। तो लिखने का तरीका, आप लिखते जाओगे तभी भाषा का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि भारत की प्राचीन लिपियां कौन कौन सी है? प्राचीन, ब्राह्मी और खरोष्टी। और ये जो देवनागरी लिपि है ये कहाँ से निकली है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि व्याकरण के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। व्याकरण के अंदर देखा जाता है कि वर्णों का संयोजन क्या है, शब्दों का संयोजन क्या है, यानी कि विभक्ति, यानी कि पद का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, पद को कैसे रखा गया है, और उसके बाद वाक्य किस प्रकार से बना है, और वाक्य किसी बात का संकेत कर रहे हैं, किसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, तो ही वे व्याकरण के अंग कहे जाएंगे। संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। याद है ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि शब्द और पद में मुख्य अंतर क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप अर्थात विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। विभक्ति युक्त, है ना? हमने लिखा राम, तो ये क्या हो गया? एक तरह का शब्द। लेकिन राम ने या राम को या राम से के लिए, तो ये क्या हो गया है? पद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से, यहां पर आएगा वर्णों, वर्णों से संबंधित उनके आकार, उनके उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, अब आती है हमारे यहाँ पर थोड़े लघुत्तरात्मक प्रश्न, थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि भाषा का प्रयोग किन कारणों से किया जाता है? भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बात अपने खुद ग्रहण करना, खुद समझना। ठीक है, मनुष्य अपने विचारों को जिन तरीकों से दूसरों तक पहुँचाता है सामान्य रूप से वही भाषा है। भाषा का प्रयोग निम्न कारणों से किया जाता है: भावों व विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, पारस्परिक सहयोग के लिए। एक दूसरे को मदद चाहिए या मदद करनी है या मदद मांग रहे हो या मदद देनी है, तो कैसे करोगे? बिना भाषा के। तो भाषा का प्रयोग कुछ कारणों से किया जाता है: बातों को, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करके, विचारों का आदान प्रदान करके, और एक दूसरे के सहयोग से। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के रूप कौन कौन से हैं? संक्षिप्त रूप में लिखिए। भाषा के 2 रूप है, लिखित और मौखिक, आपको लिखना है। उसके बाद में मौखिक क्या है? जब मानव अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करता है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है, और ये मूल रूप की भाषा है, ये स्वाभाविक भाषा है, ये परिवर्तनशील भाषा है। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर लिखित भाषा, कि जब मानव अपने भाव विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है, और इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मौखिक व लिखित भाषा रूप में अंतर बताइए। मौखिक व लिखित भाषा रूप में अंतर इस प्रकार है कि मौखिक रूप में भाषा बोलकर व्यक्त होती है, जबकि लिखित रूप में लिखकर प्रकट होती है। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है, लेकिन लिखित बोलियों पर नहीं रहता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, लेकिन लिखित भाषा स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। आगे देखिए, यहाँ इसको बोलेंगे हम बोली। बोली विभाषा भाषा में प्रमुख अंतर बताइए। बोली सबसे पहला आता है यहाँ पर बोली, ये दूसरी आती है हमारी यहाँ पर विभाषा। कि बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है जब वह किसी अंचल विशेष में बोली जाती है, जैसे मेवाड़ी, बागड़ी, है ना, बघेली, क्या बोलेंगे? बघेली आदि बोलियां। ये तो हो गई हमारी बोली। अब आती है हमारी विभाषा। क्या आ गई है यहाँ पर? विभाषा। अब विभाषा देखिए क्या है कि बोलियों का समानांतर समूह, समानांतर जब बोलियां आपस में समान रूप से समझी जाती है और एक भाषा का निर्माण करती है, उसे विभाषा कहते हैं। इसमें क्षेत्र का स्तर प्रांतीय होता है। क्या होता है? प्रांतीय, यानी पूरे राजस्थान में जो बोली जाती है वो कौन सी है? राजस्थानी। तो राजस्थानी क्या हो गई है? हमारी
विभाषा हो गई है। और राजस्थान में जैसे जयपुर साइड में बोली जाती है ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ क्या हो गई, एक तरह की बोली हो गई है, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, यहाँ आ गया राजस्थानी विभाषा में विविध बोलियां यथा मारवाड़ी, हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी आदि का समूह होता है। अब आता है यहाँ पर हमारा भाषा, कि भाषा सर्वमान्य परिनिष्ठित रूप में होती है। इसमें कई विभाषाओं का मेल होता है। विभाषाएं कई, जैसे राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है, ठीक है, और हिंदी है ना, और हमारी ये अवधी भाषा है। इनको जो प्रयोग में लिया है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, भाषा होती है। जैसे हिंदी भाषा में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी आदि भाषाओं का मेल होता है, वो क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाती है। आगे देखिए बच्चों, भाषा की प्रमुख इकाइयों का परिचय दीजिए। तो इकाई कितनी होती है, 4 इकाई होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य, ठीक है, 5 हो गए यहाँ पे। कि ध्वनि भी होती है, ध्वनि के बाद वर्ण होता है, वर्ण के बाद शब्द होता है, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य। तो इस तरह से 5 इकाइयां होती है। ध्वनि, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि। वर्ण किसे कहते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगला है शब्द, वर्गों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला है विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में पद ही प्रयुक्त अर्थ प्रदान करता है। पद के आधार पर ही हम वाक्य का अर्थ निकाल सकते हैं। 5वां है हमारा वाक्य, कि शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, निम्न वाक्यों में पद बताइए। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर पद बताना है, तो पद क्या है, राम ने और रावण को मारा, ये क्या है, पद। सीता ने पुस्तक खरीदी, तो सीता ने क्या है, ये पद। तो ने क्या हो गया है, पद परिचय, तो ये कर्ता हो गया है। ने क्या हो गया, कर्ता। और कर्ता कैसा होता है, भूतकाल में होता है ने वाला। जब ने पर सर्ग यूज किया जाता है जब भूतकाल लगता है, ठीक है। ऐसे आपको परिचय बताना है। आगे देखिए, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। कि भाषा एक व्यवस्था है और भाषा के विभिन्न अंगों जैसे वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होता है। अतः भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। किसकी आवश्यकता रहती है, नियमों की। इन्हीं नियमों को व्याकरण में योजनाबद्ध रूप से लिखा जाता है, ठीक है, योजना तरीके से लिखा जाता है, जिसका जो स्थान है वो वहीं पर रहेगा। आपकी क्रिया कहाँ आएगी, आपका कर्ता कहाँ आएगा, आपका जो विभक्तियां हैं वो कहाँ आएगी, तो वो क्या कहलाता है, योजनाबद्ध रूप। अतः व्याकरण की आवश्यकता रहती है, क्योंकि भाषा को शुद्ध और परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए भाषा की व्याकरण की आवश्यकता होती है। आगे देखिए बच्चों, लिपि किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, स्पष्ट कीजिए। कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। कि बोल तो लिया है, अब ये जो बोला हुआ स्थायी कैसे रहेगा, हमेशा के लिए कैसे रहेगा, बोला हुआ तो सुन लिया है, ठीक है। जैसे सूरदास जी अंधे थे और सूरदास जी ने बहुत सारे पद लिखे थे, कृष्ण भक्ति के रूप में बहुत सारे पद लिखे थे, तो उन्होंने लिखे नहीं थे, उन्होंने गाए थे। हम कहते हैं सूरदास ने लिखे, तो सूरदास रचयिता नहीं थे, सूरदास तो वक्ता थे, उन्होंने तो सिर्फ सुनाए थे। लेकिन अगर उनको लेखबद्ध नहीं किया होता उनके शिष्यों ने, सामान्य जनता ने, तो क्या हमारे पास आज वो लिखित रूप में होते और हम उन्हें पढ़ पाते। सूरदास तो कब के ही चले गए, स्वर्ग सिधार गए, लेकिन मौखिक रूप से होते तो हम उन्हें समझ पाते क्या, बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसलिए लिपि की आवश्यकता बहुत अधिक मानी गई, क्योंकि मौखिक ध्वनियों को अंकित किया गया और के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाए। प्रत्येक भाषा को स्थिर, मानक एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता रहती है। विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, अलग अलग लिपि होती है, कोई बाएं से दाएं होती है, कोई दाएं से बाएं होती है। जैसे आप जो फारसी भाषा है, जो उर्दू भाषा लिखते हो, उसको दाएं से बाएं लिखोगे, आप उल्टा चलोगे, वहां से चलेगा आपका पेपर, ठीक है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि की 4 विशेषता बताइए। 4 से ज्यादा हो तो वो भी बता सकते हो आप। कि यह लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। इसमें एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। कैसे, क वर्ग का कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है, बताया था ना मैंने आपको। तो ये उच्चारण स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त होते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए प्रथम,
पृथक चिन्ह होता है। कैसे होता है? अलग से चिन्ह होता है। स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। वर्गों की स्पष्टता है, सुडौलता है, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर पारिभाषिक शब्द, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे क्या कहा गया है कि ऐसे शब्दों को कहते हैं, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर, सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द नहीं है, वो थोड़े से कठिन होते हैं। भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं। इनमें से होते हैं, आप जनरली आप जो यूज करते हो, जो बोलते हो, वे शब्द नहीं होते हैं, और जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। जिनका अर्थ सुनिश्चित होता है और परिभाषित होता है कि इसको ये शब्द बोलते क्यों हैं, अगर इस शब्द को इसका अर्थ ये है तो उसे ऐसा क्यों कहा जाता है, उसका एक पारिभाषिक शब्दावली होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द है, कुछ ही है यहाँ पर, उदाहरण है, ज़्यादा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारे हैं। अल्फ़ाबेटिक दिए गए हैं, ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले, तो ये सारे शब्द आपको पढ़ने होंगे, उसका हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण दोनों देखना होगा। पहला यहाँ पर देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है? पांडुलिपि होता है। पांडुलिपि यानी कि हस्तलिखित। क्या बोलते हैं? हस्तलिपि। पांडुलिपि को हस्तलिपि भी कहा जाता है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा है तदर्थ। तदर्थ का मतलब क्या होता है? एड हॉक। ये एड थोड़ा सा अलग होता है और हॉक रहता है। तदर्थ का मतलब होता है एड हॉक, इसको इंग्लिश में एड हॉक बोलते हैं। इसका तदक का जो दोतक होता है। अगला है ट्रेसरी का रूपांतरण क्या है? इसका मतलब होता है खजाना। ट्रेसरी का मतलब क्या होता है? खजाना, और इसको आप कोष से बोल सकते हैं। कोष यानी भी क्या होता है? खजाना ही होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4, स्क्रूटिनी। क्या लिखा हुआ है? स्क्रूटिनी। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर जांच करना। क्या होता है? जांच करना। और इसको यहाँ लिखेंगे जांच करने में पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण भी कौन होता है? जांच करना, जांच पड़ताल करना पर्यवेक्षण होता है। आगे देखिए, यहाँ पर जो दिए गए हैं बहुत सारे, इनके अर्थ ये दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन को बोलते हैं विकल्प, डिक्टेशन को बोलते हैं श्रुतलेख, कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं संदर्भ, कॉपीराइट को बोलते हैं स्वत्वाधिकार, नेटिव को बोलते हैं मूल निवासी, पोस्टपोन को बोलते हैं स्थगित करना। तो ये इसमें यहाँ दिए गए हैं, आप इसके सामने लिख लेना। जैसे आप पहले ऑप्शन लिखोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन लिखना है, इसके आगे आपको लिखना है विकल्प, फिर लिखना है आपको डिक्टेशन, उसमें लिखना है आपको श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है? सुनकर लिखना। फिर लिखना है आपको कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको लिखना है संदर्भ। उसके बाद है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट में आपको लिखना है स्वत्वाधिकार। स्वत्वाधिकार। ऐसे ही कठिन शब्द है, आपको, मुझे पता है आपको एकदम से याद नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसे ही तैयारी करनी होगी। आगे देखिए, लिखा हुआ नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। अगला है आपका यहाँ पर पोस्टपोन। पोस्टपोन तो वैसे भी सभी को पता होगा। पोस्टपोन होता है स्थगित करना। हम लोग कहाँ बोलते हैं स्थगित करना? तो हिंदी में भी हमें इनके शब्द, इनके जो अर्थ है वो आने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही हुए हैं, नहीं 6 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 आपको इस तरह से जब लिखोगे ना तो दोनों का अर्थ आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। आगे देखिए बच्चों, अब ये देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया है, जिसे हम सामने लिखेंगे मोशन। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, हमारा उत्तर दिया गया है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज, कई बार आता है डॉक्यूमेंट। कैटलॉग का मतलब होता है सूची, और सर्क्यूलर का मतलब होता है परिपत्र।
परिपत्र, ठीक है, ये होगा उसके सामने, ऐसे आपको लिखना है। अगला देखिए एक और आता है, जैसे निम्न शब्दों का अंग्रेजी रूपांतरण लिखना है। आचार संहिता, आचार संहिता को क्या बोलते हैं? जब आचार संहिता लग जाती है उसको क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। अगला है पिछला बकाया, उसको बोलते हैं बैकलॉग। बहुत सारे बच्चों का, आप लोगों का बैकलॉग रहा होगा, पिछला बकाया यानी कि बहुत सारा सिलेबस रहा होगा ना, उसको बैकलॉग कहेंगे। नीलामी, नीलामी को बोलेंगे ऑक्शन। निविदा, निविदा को बोलेंगे टेंडर। टेंडर तो सभी समझ जाते हैं, निविदा नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए कुछ कुछ शब्द तो यहाँ हमने देख लिए हैं, काफ़ी शब्द देख लिए हैं। जैसे हमने यहाँ से देखा है, यहाँ से 6 शब्द ये देख लिए हमने, 4 शब्द ये देख लिए हैं और 4 ये देख लिए, तो इतना हमारा हो चुका है। तो देखिए बच्चों, अब जो भी पारिभाषिक शब्दावली के शब्द है आपको ऐसे ही लिस्ट बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है, आपको बहुत सारे शब्द लेने हैं जो आपको कई बार डॉक्यूमेंट में यूज़ किए जाते हैं। हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में भी बोलते हैं, उसका इंग्लिश रूपांतरण क्या है उनको आपको देखना है। जो हम हमारे जनरली, चाहे वो कोई भी शास्त्र हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे आपका जो मेडिकल है उसमें भी कई शब्दों को लिया जाता है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं हमें पता नहीं होता। उन शब्दों को आपको लिखना है और उनको लिखकर आपको तैयार करने हैं। तो ये थी आज हमारी भाषा, व्याकरण और लिपि पारिभाषिक शब्दावली की क्लास, जो आज एनसीईआरटी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनके लिए खासकर उनके लिए ही है। अदर बोर्ड में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी यह है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होता है। तब तक के लिए थैंक यू।